हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब मेरा कांजी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी ना लंच के बाद जस्ट दोपहर का ही टाइम है, तो मुझे लगा अभी एक अच्छा टाइम है इस कांजी को ट्राई करने का, क्योंकि सभी घर पे रहते हैं। तो एक ग्लास मैंने यहाँ ना अपने लिए पहली बार तो निकाल लिया है। और सच पूछूं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन बस ना वो जो रॉ सब्जी का एक स्मेल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। संजू तो बिल्कुल नहीं पी पाए, समायरा ने भी अपना नाक दिखा दिया कि वो नहीं पीने वाली है। तो मैंने एक ग्लास बहुत अच्छे से ना एंजॉय किया, लेकिन हाँ, कांजी शायद मेरे लिए या हमारे फैमिली के लिए तो नहीं बना है। घर पे नए तरीके के प्लांट और प्लांटर लाने का ना कहा जाता है कि फरवरी बेस्ट एक महीना होता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे नियर बाई एक नर्सरी है, वहाँ से थोड़ा सा ना घूम कर आऊँ शाम को, क्योंकि मेरे घर में प्लांटर एंड प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जो गमले हैं ये जम्मू से चले आ रहे हैं, टूट फूट गए हैं, लेकिन इसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ मैं गमले लाने वाली हूँ, और अगर मुझे अच्छे कुछ फ्लावर प्लांट दिख गए या शोपीस टाइप के भी प्लांट दिख गए तो मैं वो भी लाने का सोच रही हूँ। प्लस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ डॉक्टर के पास से भी होकर आऊँ। 2 काम लेकर आज निकलेंगे हम लोग, देखते हैं क्या क्या काम होता है। नर्सरी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ना प्लांट के कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फूल वाले प्लांट मुझे दिख रहे थे, लेकिन कंडीशन उनकी अच्छी नहीं लग रही थी, और बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मुझे दिखी ना, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी। देखिए जेड प्लांट का बॉन्साई कितना बड़ा है। मैं ना जस्ट पूछ रही थी कि इसको बनने में कितना टाइम लगता है, जो वहाँ पर नर्सरी वाले होते हैं ना, तो उन्होंने बताया ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी होता है, बहुत महंगे दामों में ये बिकता है। इंडोर प्लांट कुछ बताइए ना ठीक ठाक। शेडी एरिया चाहिए। ये तो मनी प्लांट है। हाँ, ये मनी प्लांट है, ये सिनोवास्टा है, डफन है, ड्रेसिना है। छोटे साइज में चाहिए मुझे। ये छोटे में ये भी ड्रेसिना है, छोटा साइज। ये बड़ा है, ये छोटा साइज। हाँ बोलो। फाइनली इतने सारे प्लांट में से मुझे एक बैम्बू का वैरायटी, जिसको ड्रेसिना बोलते हैं, वो वाले प्लांट पसंद आए। तो बहुत सारे प्लांट मैं देख भी रही थी, मेरे घर में ऑलरेडी था। एंड ना यहाँ पर बहुत सारे सेक्यूलेंट वाले प्लांट भी थे, और ये जो पॉट दिख रहा है ना सिरेमिक वाला, ये ना 350 का बता रहे थे। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, और अगर सिंगल आप प्लांट लेना चाहे तो वो 180 200 इसमें आ जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर कुछ सिरेमिक के पॉट भी थे, और एज़ आपको पता है कि मैं अपने प्लांटर खिड़की के पास रखा करती हूँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांटर, बड़ा प्लांटर का ज़रूरत होता नहीं है, तो छोटी साइज़ के प्लांटर ही ज़रूरत थे, जिसको मैं ना बाद में आके परचेस करने का सोच रही हूँ। कल रात को घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था। खाना वाना खा के मेडिसिन लेके मैं तुरंत सो गई, क्योंकि डॉक्टर ने ना बहुत सारा रेस्ट लेने के लिए बोला है। एंड फिर से ना नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से मैं फ्रेश ब्लॉक की स्टार्टिंग कर रही हूँ। कल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो फिर से डॉक्टर ने ना बीपी चेक करा, एंड बीपी पिछले टाइम से भी ना ज़्यादा फॉल कर चुका था। तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मुझे बोल रहे थे कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा रेस्ट लिया करो, खाने पीने में नमक का जो मात्रा है उसको थोड़ा बढ़ा दो कुछ दिन के लिए, एंड बीच बीच में ना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिया करो। तो उन्हीं का बताया हुआ चीज़ मैं फ़ॉलो कर रही थी इतना दिन से, लेकिन अभी लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ना नींद का दिक्कत हो रहा था, एंड नींद की वजह से ही मेन जो प्रॉब्लम है ना वो हुआ था। एंड अभी ना बहुत देर आराम से सो के, क्योंकि संजू भी लेट से ही ऑफिस जाने वाले थे, तो आराम से ना सो के थोड़ा लेट से ही मैं जगी हूँ आज। एंड तुरंत आके सबसे पहले किचन में ब्रेकफास्ट बनाने की मैंने तैयारी कर दी है।
आज संजू बोल रहे थे कि मैं तो ऑफिस लेट से ही जाने वाला हूँ, तो ब्रेकफास्ट मैं ही बना देता हूँ, तुम आज आराम करो। लेकिन मैं ना थोड़ा सा ठीक ठाक फील कर रही थी, तो मैंने बोला जब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा तब तुम ये सब काम कर लेना। लेट उठने की वजह से ना ब्रेकफास्ट का जो टाइम था वो थोड़ा सा ना ओवर हो रहा था, तो मैंने सोचा झटपट कुछ बनाना है। तो आज ब्रेकफास्ट में एकदम चीज़ी सा झटपट बनने वाला ऑमलेट बनने वाला है, जिसके लिए देखिए पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें पड़ेगा खूब सारा वेजिस, आप अपने चॉइस के हिसाब से वेजिस डाल सकते हैं। मैंने वैसे यहाँ पर अनियन, शिमला मिर्च और टमाटर डाले हैं। जब तक ऑमलेट हमारा रेडी हो जाएगा, दूसरी तरफ देखिए एक तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है एंड ब्रेड को हम लोग अभी इसी बटर पे थोड़ा सा सेक लेंगे। ऑथेंटिक ब्रेड टोस्ट जो होता है वो बटर में ही बनता है। यूँ तो मैं घर पे सरसों तेल से भी ये बना दिया करती हूँ कभी कभी, लेकिन आज ना बटर से ही बनाने का मन किया। यहाँ पर देखिए ऑमलेट हमारा बन चुका है। अभी हम इसको फ्लिप करने वाले हैं सो दैट ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। फर्स्ट टाइम फ्लिप करने के टाइम ये थोड़ा सा टूट गया है, तो मुझे इस बार फ्लिप करने के टाइम में थोड़ा डर लग रहा है एंड जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ये पूरी तरफ से ना टूट गया है। जैसा मैं सोच रही थी इसको फ्लिप करने का वैसा नहीं कर पाई। ये अक्सर तब होता है जब हम ना ऑमलेट के मतलब अंडे के कंपेयर में थोड़ा वेजिस ज़्यादा ही ऐड कर देते हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इसके ऊपर से अभी हम लोग चीज़ को अच्छे से कोट करेंगे, जिसकी वजह से ये कहीं से भी ना टूटेगा फूटेगा नहीं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पास्ता मसाला इसमें ऐड कर दिया है एंड अभी देखिए बिल्कुल ये स्मूथली प्लेट में निकल आया है। ऐसा लग रहा है कि मैं ऑमलेट नहीं पिज़्ज़ा कट कर रही हूँ। समायरा भी एक बार मुझे पूछ रही थी कि मम्मा आपने अंडा वाला पिज़्ज़ा बनाया है क्या। सो फटाफट से प्लेट में भी मैंने यहाँ पर सर्व करना स्टार्ट कर दिया है। साथ पे है ब्रेड टोस्ट और डेफिनेटली इसके साथ तो गरम गरम चाय तो रहेगा ही। तो अभी और वेट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करके मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। देखिए ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैंने फटाफट से ना कोई रेस्ट नहीं लिया है, घर का काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट उठे थे एंड ब्रेकफास्ट करते करते उठते उठते काफ़ी टाइम हो गया है। और डॉक्टर ने ना अभी जो मेडिसिन है उसको चेंज करके ऐसा मेडिसिन दिया है जिससे थोड़ी सी ना सुस्ती और आलस टाइप का आता है। मेरे ख्याल से नींद का चीज़ वो ठीक करने के लिए ना मेरे ख्याल से नींद का ही कोई दवाई दिया होगा उन्होंने। और हाँ, और एक बात कहा था डॉक्टर ने कि आप जो पिलो लेती हैं उसका जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर दीजिए। तो जैसा कि पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपना पिलो खुद बनाती हूँ। एक्स्ट्रा घर के जितने भी कर्टन्स हैं ना बड़े वाले, वो मैं इसमें डाल के ना इसको हाइटेड बनाती थी। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करने के बाद मैं ना ये पिलो छोटा कर दे रही हूँ। संजू भी मुझे बोल रहे थे कि तू ना बहुत ऊंचा पिलो लेने लगी हो, तो सबकी बात मैंने सुनी और जो पिलो था उसको वापस से मैंने छोटा कर दिया है। फ्रेंड्स, कभी कभी इस बात का एहसास होता है कि इस दुनिया में औरत होना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। फ्रेंड्स, आज के वक्त में कोई भी लड़की हाउसवाइफ या होम मेकर बनना ही नहीं चाहती हैं। होम मेकर खुद में ही इतना इंगेजिंग जॉब है। एक तो आपको ना इसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, प्लस अगर रिस्पेक्ट भी ना मिले, ऐसी फैमिली के बीच आप पहुंच जाए जहां पर आपको हमेशा पेनफुल ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब वो सब चीज़ ना इमेजिन करना मुश्किल है। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम में एंड यूट्यूब पर भी कमेंट आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे फ्रेंड हैं जो लोग ना मुझे अपना मान के अपना दुख शेयर कर रहे हैं एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन इसके बारे में ना आज के ब्लॉग में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने अपने लिए इलेक्ट्रॉल वाला पानी बनाया है, क्योंकि यही सब पानी मुझे आजकल पीना पड़ रहा है।
आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले पिछले ब्लॉग में आए हुए कुछ फ्रेंड लोगों के नाम मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इसके बाद जो टॉपिक हम लोग छेड़ेंगे उसमें ना बिल्कुल डीप हम लोग उतरने वाले हैं, तो उस टाइम मुझे और टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला कमेंट किया था बृष्टि रॉय। चित्रा योगेश लिटिल स्टार आप कहती हैं दी लव योर वॉइस, लव योर वीडियो फ्रॉम ओडिशा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। मिष्टी आर्जू, प्रीति नायक, श्रेया चिराग तोमर, ब्लॉगर्स मॉम, पटेल आशा बहन, गीतू, प्रीतिस डायरी, पार्था देवस्मिता, रोमियो, वर्षाद मेज, रान्ना घौर, रोजी दास, वैशाली गोगोई, प्रभ नूर, सहनाज रहमान, राही घोष, रुतिका दुलाजी, श्रेया अर्पण, मिस सलोनी, सोनिका खारवाल। थैंक यू सो मच फ्रेंड इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर समायरा अपना स्टडी में बिजी है एंड मैंने बहुत सारे कपड़े इकट्ठा कर लिए हैं फोल्ड करने के लिए। सो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मुझे एक ना मैसेज रिसीव हुआ था। मैं उन फ्रेंड का ना नेम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी नई नई शादी हुई थी एंड उसके कुछ दिन बाद मुझे और एक कमेंट रिसीव हुआ। वहाँ पर जो फ्रेंड थी वो अपने और अपने हस्बैंड के बीच जो एक उलझा हुआ सा रिश्ता है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इन सभी के बारे में ना आप लोग चाहते थे कि मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू या कोई सल्यूशन दे पाऊँ। सुनो फ्रेंड, मैं आपका दुख ज़रूर बांट सकती हूँ, लेकिन देखिए सॉल्यूशन शायद मैं भी कुछ ना दे पाऊँ। हाँ, कुछ अच्छा ज़रूर मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ आप सभी को, क्योंकि इतने ही बड़े बड़े कमेंट और इतना ही दिनों से इस टाइप के कमेंट रिसीव हो रहे थे कि मुझे लगा कि नहीं, फाइनली एक ना टॉपिक इसके बारे में बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे को देख के मोटिवेट होते हैं, लेकिन मैं भी ना बहुत बुरे दौर से निकल कर आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी एंड यू नो शादी के बाद मुझे भी पहले ना एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी फ्रेंड्स। हमारी लव मैरिज थी, दोनों फैमिली अगेंस्ट थे और अपने फैमिली को कम्प्लीटली छोड़कर ऐसी फैमिली में जाना जहाँ पर आपको कभी भी अपना माना ही ना गया हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आज शायद मेरी बातें बहुत जनों को अच्छी नहीं भी लग सकती है, लेकिन अगर नहीं लग रही है तो मेरे ख्याल से आप भी ना सेम पर्सनैलिटी वाले ही इंसान हैं। यू नो ऐसा बोलते हैं ना कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती है, वैसे ही मेरा मानना है कि एक बहू को ना कभी भी बेटी बनने ही नहीं दिया जाता है। यू नो एक लड़की की जब शादी होती है उसके पेरेंट्स ही उसका कितना धूमधाम करके शादी कराते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। एक लड़की एक नया सपना लेके अपने साथ नया घर बसाने के लिए जितनी भी चीज़ों को ज़रूरत होता है सब उसके पेरेंट्स ही उसको दे देते हैं, लाइक फर्नीचर, ज्वेलरी, कैश वगैरह। यू नो घर बसाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए होती है वो सब कुछ अपने साथ लेकर आती है, साथ में लेकर आती है अपने पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार। एंड इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जाके वो ना एक ही उम्मीद से नए घर में जाती है, घर बसाने के लिए, ना ही घर तोड़ने के लिए। यू नो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि अपने बेटी का इतना पैसा खर्चा करके आप शादी कराओ घर तोड़ने के लिए किसी का। यू नो अपने कंफर्ट जोन से कोई नहीं निकलना चाहता है फ्रेंड्स। जब एक लड़की शादी करके नए जगह में जाती है, वहाँ जाके आप उसका अगर वेलकम ही ना करो, बाहें खोल के उसको अपनाओ नहीं, तो वो कैसे वहाँ पर फ्री हो पाएगी? अपने जैसा आपको ट्रीटमेंट कैसे दे पाएगी? अपना सोच के आपका देखभाल, आपको प्यार वो कैसे दे पाएगी बताइए? फिर भी वो जैसे तैसे अपने पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार के साथ ना निभाने का कोशिश करती है। स्टिल इसके साथ उसको सरकास्टिक कमेंट, क्रिटिसिज्म, बेइज्जती, हर बात पे रोकना टोकना, उल्टा फुल्टा बोलना, इतना सब कुछ सहना पड़ता है। मेरी शादी को 11-12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं अपने शादी के जस्ट बाद वाली सालों का ना याद अपने जहन में आने भी नहीं देती हूँ। मैं आज भी उदास हो जाती हूँ। कुछ इसी टाइप का एक्सपीरियंस मेरा भी रहा था, जिससे मैं आज ना निकल कर आ पाई हूँ। लेकिन एक ही इंसान है जिसने इन सब चीज़ से ना मुझे निकाला है, वो है मेरे हस्बैंड। हस्बैंड का साथ हो, भले ही ससुराल कितना भी बुरा हो, ससुराल किसी का भी अच्छा नहीं होता फ्रेंड्स। ससुराल में एक बंदा जिसका हाथ पकड़ के आप आए हो वो सही होना चाहिए। वो अगर सही ना हो तो भाई कोई भी आपको कुछ भी सोल्यूशन नहीं दे सकता है। आप कैसे भी हैप्पी नहीं रह सकते हो। बस एक ही ऑप्शन है कि उस शादी से आप निकल कर आ जाए। यू नो बात बहुत ही कड़वी है, लेकिन 100% सच्ची बात है। एक लड़की शादी के 1-2 साल तक अगर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रही है, चुप्पी साध रखी है, तो सोचिएगा ये उसके पेरेंट्स के दिए हुए एडवाइस एंड संस्कार है। एंड अगर 3-4 साल बाद वो अगर बोल पड़ी है तो सोचिए आपके
लगातार दिए हुए कांस्टेंट प्रेशर एंड तानों की वजह से वो आज बोल पड़ी है। मैक्सिमम इन लॉज ना यहीं पर फेल हो जाते हैं, जब वो दूसरे घर से आए हुए बच्चों को ना अपना ही नहीं पाते हैं। मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इन लॉज अच्छे भी होते हैं, लेकिन जब भी बात दूसरे घर से आए हुए बच्चों की होती है तब वहाँ जाके वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ना इन सब चीज़ों के ऊपर ना विश्वास नहीं था, लेकिन अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर ना बेस करके मैं बता रही हूँ कि इन लॉज जब दूसरे घर से आए हुई बेटी को सताते हैं ना, फिर उनकी खुद की जब बेटी की शादी होती है तो ये सेम चीज़ उसको भी ना इसी जन्म में भगवान भोग करवा ही देता है। दुनिया भाई गोल है, कर्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आप जो कर्म करेंगे वो इसी जन्म में आपको भोग के जाना है। रही बात इन सब चीज़ों के ऊपर सोल्यूशन का, देखिए फ्रेंड्स, इन लॉज की बात छोड़ दीजिए, उनका जोर भी ना तभी तक रहता है जब तक आपके हस्बैंड का आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं होता है। आपका हस्बैंड आपके सपोर्ट में है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़िंदगी तब जाके सही मायने में बर्बाद होती है जब आपके हस्बैंड का ही आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसी शादी में बंध के रहने का कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है। इसलिए ना मैं हर एक लड़की को बोलती हूँ कि अपना करियर ऑप्शन या थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बने रहने का ना अपना जो ऑप्शन है वो हमेशा ओपन रखना चाहिए। घर बैठकर भी ना आप काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी हैं जिससे इनकम कर सकते हैं। वो एक सोर्स आपको पास अगर रहेगा ना तो आपके खुद के मन में ना एक सपोर्ट अलग टाइप का काम करेगा। एंड हस्बैंड्स के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि भैया, अगर आपको इस ज़माने में भी हाउसवाइफ मिली है तो उनको प्यार से रखिए। आप लोग को मोटिवेटिंग लगा होगा, बहुत फ्रेंड लोगों को जानना था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने क्लियरली बता दिया है, अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके कुछ बोलने का कोशिश किया है। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।